रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो पहले सेंटर ऑफ मास हमको एक कहना टेबल बनानी है जिसके अंदर वी शुड नो ऑल द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास में एक m1 मास रखा है, यहाँ पे तुम्हारे पास में m2 मास रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस है d। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का तुमको डिस्टेंस निकालना है, सपोज यहाँ से ये x। तो मैं बोल अरे आ गया, तो मैं बोलूंगा कि x COM क्या होगा, m1x plus m2 m2x अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d। ठीक है, अरे स्ट्रेट लाइन का होता है ना वो फॉर्मूला, हाँ सर, सेक्शन फॉर्मूला, तो वही है सेक्शन फॉर्मूला ये। ठीक है, फिर बाद में हमारे पास में आता है रॉड, मास m लेंथ l, तो कहाँ पे होगा l/2 पे। फिर हमारे पास में आता है सेमी रिंग। ठीक है, मास m रेडियस r, तो यहां से y डिस्टेंस ऊपर क्या आता है, y का वैल्यू 2r/पाई। फिर अगर सपोज हमारे पास में सेमी अपना डिस्क आ गया, हाँ तो कहाँ पे आएगा 4r/3π। हाँ 4r/3π। 4r/3π। फिर हमारे पास में क्या आया था होलो स्फेयर। नहीं, स्फेयर की तो क्या बात करनी है, मतलब कि अगर कंप्लीट होगा तो फिर तो अपने सेंटर पे ही होगा, राइट। इसका कहाँ पे आया था r/2 if I take solid hemisphere। इसका 3/8r। इसका 3r/8। मास है मेरे, तो कहता हूँ कि y कोऑर्डिनेट से सेंटर ऑफ मास है 3r/8। फिर मेरे पास में आए थे कौन, कौन, ठीक है, कौन की हाइट है h, मास m। पहले मैंने लिया सॉलिड, तो कहां पे आएगा सॉलिड h/4 सॉलिड है। अच्छा, हॉलो तो नहीं है भाई सिंपल सी बात है ना, होलो होगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सॉलिड होगा तो पास में आ जाएगा, तो ये होलो। ठीक है, मास m, हाइट h, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास h/3। तो ये जो चीजें हैं देखो, ये जो लाइन है, ये जो पूरी है ना टेबल, ये तो तुमको याद करनी है। काफी लोग बोलते हैं ना कि फिजिक्स में रटने की चीज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये तो रटना ही पड़ेगा यार। और ये रटने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सुबह शाम उसका हनुमान चालीसा की तरह इसको जपते रहो, नहीं नहीं नहीं, तुम इसके ऊपर इतने क्वेश्चन करो कि तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तुमको अपने नाम की स्पेलिंग को ये याद करने के लिए एफर्ट नहीं मारना पड़ता ना, क्यों, तुमने उसको इतनी बार लिखा है कि वो तुमको याद है। तुमको अपने घर का एड्रेस याद रहता है हमेशा, क्योंकि तुम उसको इतनी बार याद करते हो। तो इनके ऊपर भी इतने क्वेश्चन करो कि ये ऑटोमेटिकली तुमको याद हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आराम से सब कुछ हो जाता है। अब देखो, फिर हमने किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपोजिट ऑब्जेक्ट। कंपोजिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि स्फेयर के साथ में ये अटैच कर दिया, वो कर दिया। किए थे कुछ क्वेश्चन इसके? हाँ सर, किए थे। चलो ठीक है, तो चलो मुझे एक क्वेश्चन और करके बताओ अभी। सपोज मैंने एक कोन लिया हुआ है, एक कोन सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है फुल भरा हुआ। इसका जो हाइट है, इसका हाइट तुमको दिया हुआ है मैंने r, इसका जो रेडियस है वो भी तुमको मैंने दिया हुआ है r। इसके ऊपर एक स्फेयर रखा हुआ है। सर ये सेम क्वेश्चन करवाया था। हाँ हाँ, रुको रुको, क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसका जो अपना डेंसिटी है वो है ρ1, इसका डेंसिटी है ρ2। फाइंड ρ1/ρ2, इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया।
रो 1 by रो 2 such Center that of mass. center of mass is at origin. चलो करो। रो 1 रो 2 का क्या है ना, रेशो होना चाहिए कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है दोनों का कंबाइंड वो वहां पे आ जाए, इसी पॉइंट पे। करो करो जल्दी, 2 मिनट लगना चाहिए बस। सर ये दोनों हॉलो है। क्या हुआ? सर ये हॉलो Yes. है। सॉलिड, सॉलिड देखो ना, डेंसिटी दिया हुआ है ना मैंने। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी। रो इज फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट ना, वॉल्यूम वाली चीजों के लिए। So 1 by 4. हाँ भाई बताओ। So रो 1 by रो 2 1 by 4 आ रहा है। 1/4 तो ओके, ऑप्शन ए तुमको दिया हुआ है 1/4। चलो और बताओ, ऑप्शन बी कौन दे रहा है? सर 1/4 ही आ रहा है। 1/4 ही आ रहा है। चलो चेक करते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं, ये जो ऊपर का जो स्फीयर रखा हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा, ठीक है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका r। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बेस से h/4 हाइट पे होता है ना, तो ऊपर से कितना हाइट बन जाएगा? 3r/4, ये वाली हाइट जो है, और ये ऊपर की तरफ है। तो या तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो या नीचे वाले को लो, जैसा तुमको अच्छा लगे वो कर लो। तो इसको सपोज मैंने बोला m1, इसको मैंने बोल दिया m2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो 1। m2 क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h। h भी कितना है? r। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? 0, r। इसको अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? 0, -3r/4। तो देखो हमको पता है कि x कोऑर्डिनेट तो होना ही है 0, क्योंकि इसका भी x 0 है, उसका भी x 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट को भी अगर मुझे 0 करना है तो क्या होगा? m1 y1 प्लस दोनों का मोमेंट ऑफ m2 मास इक्वल y2 हो जाएगा। प्लस m1 प्लस m2 को क्या होना पड़ेगा? 0। मतलब कि मास इनटू कोऑर्डिनेट को 0। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, तो कर दो। तो क्या बन जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब रो 1 इंटू r शुड बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r, ठीक है, इंटू 3r/4। बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा वो, अरे रो 2 यहाँ पे लगाया नहीं, रो 2 यहाँ पे रो 1। तो यहाँ पे फैक्टर बच रहा है 4/3 रो 1। बाकी सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है? 1/4, ठीक है। हाँ सर 3/16 आएगा। तो यार ये 1/4 क्यों बोला? सर वो एक फोर एक -3 cancel नहीं r/4 की किया। जगह r/4 ले लिया था वही तो भाई देखो फोन वाले में, तो इसलिए होगा। r/4 तो यहाँ से होता है ना, नीचे से, बेस से। हाँ सर। देखो इसीलिए हाँ, मैंने स्पेसिफाई करता हूँ डायग्राम में कि कहाँ से है वो। ये दोनों लिखना पड़ेगा फ्रॉम बेस, ठीक है। तो हमारे पास में बच जाएगा 3 से 3 कट गया, 1/4 रो 2।
तो मैं बोल दूंगा कि ρ1 by ρ2 is 3/60। क्लियर भाई, बताओ। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर। यस। ओके हाँ सर। चलो। अब देखो, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। अब तुम सर बोलोगे वो सर मास तो सुपर होता है। पोजिशन यही था ना? नहीं नहीं, सुपरपोजिशन तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव मास वाला। अगर सपोज तुम्हें बोला है कि ये बॉक्स खाली है, तुमको बोला ये बॉक्स खाली है, इसके अंदर कोई मास ही नहीं है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बॉक्स तो मेरे पास में है, इसके अंदर उतना ही प्लस है उतना ही माइनस है, तो इनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो फंडा यही है। तो कि अगर कहीं पे कोई चीज नहीं है, मतलब कि वहां पे 0 है, तो इफ आई वांट टू रिप्लेस दैट 0, तो आई कैन से कि वहां पे उतना ही प्लस है उतना ही माइनस है, तो उनका सुपरपोजिशन हो गया ना। उनका सुपरपोजिशन क्या बन जाएगा? 0। तो ये हमारे पास में बेसिकली कॉन्सेप्ट है। काम में कैसे नहीं सर, लेते हैं नहीं उनको? सर, नहीं समझा, नहीं अरे समझा। हाँ हाँ, नहीं समझा, रुको मैं बताता हूँ अभी। अगर ऐसे समझ में आ जाए एक लाइन में तो एग्जिस्ट बात ही क्या कैसे है। करेगा वो 0 है तो? जैसे एग्जांपल, ठीक है, जैसे सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास में स्क्वायर शीट है ये, ठीक है, इसका साइड भी 12 है, ये भी 12 है शीट, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ज्योमेट्री सेंटर पे उसके। इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि सब कुछ कैसा सिमेट्रिक है। तो मैंने बोला कि इसका सेंटर, जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन बोल दिया सपोज। ठीक है, अब मैंने तुमको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, मैंने बोला नहीं, ये जो प्लेट है ये ऐसी प्लेट नहीं है, ये प्लेट है, इसके 3 ही पार्ट है, ये बस। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? मैंने 1 जो पार्ट था ना इसका, 1/4 जो पार्ट है, उसको मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। अब तुमसे पूछा कि बताओ इतने से पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होगा, तो क्या करोगे? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ऐसा बन गया है, ये तो या तो तुम ऐसा करोगे कि सर ठीक है हम एक काम करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं 3, एक ऊपर वाले 2, ये आना और नीचे वाले 2, फिर इसको फाइंड कर लेंगे, राइट? यस सर। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसी का इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं, तो मैंने बोला कि ओके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने एक पूरा ये बना दिया स्क्वायर शीट, ये फुल है ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन का मतलब है कि वहां पे मास है ना, ठीक है, ये ठीक है, इसको मैंने, अब तुम कहोगे सर इस वाला जो स्क्वायर है ना, जो मेरा क्या कहते हैं अपना फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है, उसमें तो मास ही नहीं है, लेकिन आपने तो मास ना रख दिया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि इतने पार्ट के अंदर ये भी है और नेगेटिव मास भी है, तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो गया? सर वो 3 ब्लॉक्स वाला, 3 स्क्वायर वाला। बस भाई, मैंने क्या बोला कि ये जो छोटे वाला स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, ऐसे ही स्क्वायर का प्लस मास भी रखा और माइनस मास भी रखा, एक दूसरे के ऊपर एक, तो उसका इफेक्टिव कितना बन गया? 0। 0। और जो हमारा क्वेश्चन है वो तो 0 ही है, राइट? तो इसी को मैं हाँ ये कह सकता हूं कि देखो अब मैं क्या बोलूंगा, मैंने सपोज कर लिया सिग्मा, सिग्मा इज द मास पर यूनिट, क्या होता है? एरिया। एरिया, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? शीट, शीट के पास में ये एरिया होता है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन को, अब इसको मैं कैसे करूंगा, ये कि मेरे पास में एक कंप्लीट शीट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा भाई, हो गया ना, कंप्लीट शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे, ठीक है। और कंप्लीट शीट का जो मास है वो हमारे पास में कितना बन जाएगा?
जब मैं लिखूंगा इसका जो मास है, मास इसको मैंने बोल दिया m1, तो कितना बनेगा सिग्मा इंटू 2l का स्क्वायर, इसका मास हो गया। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? 0,0 है ना भाई, अपनों ने इसी को ओरिजिन बोल दिया, इसी पॉइंट को। अब जो छोटे वाली शीट थी, ये वाली जिसको मैंने ये किया था ना नेगेटिव वाली, ये नेगेटिव वाली, इसका मास कितना है? m2। इसका मास आएगा माइनस में, ठीक है, सरफेस डेंसिटी उतना, इसका एरिया कितना है? l²। तो अब बताओ, अगर इसके ऊपर मैं इसको रख दूंगा तो मेरा क्वेश्चन बन गया ना, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन, कि हमको एक अच्छे से स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना आता है, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं है, वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं, इसी को सुपर इम्पोज करना बोलते हैं। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? L/2, L/2। इसका यहाँ पे आएगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2, L/2। अब बताओ इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, ये मैंने कर दिया प्लस, तो अब क्या मैं सेंटर ऑफ मास होगा निकाल सकता हूँ सिस्टम का? हाँ, कैसे निकालते हैं? बस एक्स ऐड कर दो। कोऑर्डिनेट m1 x1, तो सिग्मा इंटू 2l का स्क्वायर, तो मास हो गया इंटू सेंटर ऑफ इंटू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस सिग्मा इंटू l² इंटू l/2 अपॉन m1 प्लस m2 सिग्मा इंटू 2l का स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू l²। हो गया ना? m1 हाँ x1 सर। प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सर इससे हमारे हाफ डिस्क हाफ स्फीयर का निकलता इस मेथड से। सबका निकाल देंगे अभी हम, अभी रुको, देखो सबका निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो अपना सिग्मा तो कैंसिल हो गया हर जगह से तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस सिग्मा l³/2, और ये कितना बच जाएगा? 3 इंटू सिग्मा l²। तो आंसर क्या आएगा? सर ऊपर L माइनस क्यूब है। l³ आएगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस l/6। हाँ सर। तो देखो अब सिमेट्री से कह सकते हैं ना कि एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, वाई भी सेम होगा। तो माइनस l/6 को कहाँ होता है? इस लाइन पे होगा ना, कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ, यहाँ पे माइनस l/6 और वो तो हमको पता ही है कि इसका सेंटर ऑफ मास तो यही कहीं होगा ना, -l/6 अगर मैं इसको ओरिजिन बोल दूं तो। बताओ समझ में आया कि हाँ। सुपर पोजिशन को कैसे यूज में लेते हैं? अगर कहीं पे कोई चीज नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को पहले प्लस से भर देते हैं, फिर उसी चीज को माइनस से भर देते हैं, तो उसका इफेक्ट कितना हो गया? 0। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हमको आता है। जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुम थोड़ा सा ट्राई करो करने का। मतलब सर ये ऐसा हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट का मिसिंग पार्ट हमने पहले अज्यूम किया कि है और फिर उसको निकाल दिया। यस, नहीं उसका वो उसको डाला, नेगेटिव को डाला, उसका के नेगेटिव प्लस। काउंटरपार्ट को। भाई देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या 0 है ना, तो हाँ। अगर मुझे 0 बनाना है तो पहले मैंने शीट को रखा, फिर उसी का क्या क्या रखा? काउंटर पार्ट, नेगेटिव पार्ट। जैसे कि एक बार इलेक्ट्रॉन रखा तो एक बार प्रोटॉन रख दिया, अच्छा। बैलेंस हो गया ना पार्ट। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे सपोज मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं, एक हमारे पास में स्फेयर है, सॉलिड यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस, हाँ ये है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर। यहाँ पे होगा ना, सेंटर पे होगा। यस सर। ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें से r/2 रेडियस का एक स्फेयर मैंने निकाल दिया, ये r/2 रिमूव्ड। नाउ फाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? चलो करो। अब मैंने क्या किया, उसको एक r/2 रेडियस का एक स्फेयर था, उसको निकाल दिया मैंने ऐसे। अब देखो, अब वो है ना सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट और नहीं रहा ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं रहेगा। तो अब मुझे बताओ क्या होगा?
लगाओ इसमें सुपरपोजिशन। सर R/14 minus R/14। ओके, और कोई बताओ, बाकी लोग? -R/6 आ रहा है। -R/6। ओके, और बताओ? यस सर, -R/6 आएगा। पक्का? हाँ सर, इस बार सही है। बेटा तुम्हारे कॉन्फिडेंस से डर लगता है मुझे। सर चलो ठीक है, -7R/2 है। देखो इसका लगाया -7R/2। गुड गुड गुड। सर ट्राई करो मुझे भी सभी लोग। -7R/2 आया। -7। बेटा -7R/2 कैसे हो सकता है? वो तो स्फेयर के बाहर चला गया। अबे रेडियस R है तो -7R/2 कैसे हो सकता है? वही ना सर। बाहर कैसे चला गया सेंटर ऑफ मास? सर सॉरी, R/14 -R/14। हाँ हाँ, ट्राई करो ट्राई करो, अभी तो हाँ, काफी लोग बचे हुए हैं, करने दो। सर वो 7 into 2 करना था तो 7/2 कर लिया। हाँ सर, -R/14 आएगा सर। हाँ सर, -R/14। ओके, R/14। हाँ भाई, तो देखो अगर मुझे ये चीजें बनानी है भाई, हमें एक ऐसा स्फेयर बनाना है जो कि जिसमें R/2 का एक खाली स्पेस है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक पूरा स्फेयर बना लिया भरा हुआ, ये पूरा फील्ड है, ठीक है, मतलब पूरे के अंदर कैसा है ना, प्लस मास है। अब मैंने इसमें एक और बना दिया, कौन सा, ये वाला रेड वाला,
ये तो अगर दोनों का सुपर इम्पोज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा ऊपर वाली चीज बन जाएगी मेरी, राइट? हाँ भाई, हाँ है ना? तो ओके, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं अब। तो ये तो बना दिया मैंने छोटे वाला रेड वाला, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? r/2 r/2, ठीक है। इसके अंदर जो अपने डेंसिटी होगी वो माइनस रो वाली होगी ना, क्योंकि वो मास माइनस में है। और जो हमारा ब्लू वाला है दैट इज फुल, तो इसमें डेंसिटी कैसी होएगी? प्लस रो। इसका रेडियस कैसा है? r। तो अब हमारा वो करते हैं मास। इसका मास कितना आएगा? m1 क्या होता है? वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। इसका मास कितना होगा? m2 माइनस 4/3 पाई r/2 क्यूब इंटू रो, रो। ठीक है। तो अगर मैंने इसको सपोज मैंने बोल दिया m0, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस m0/8। कैसे? भाई देखो ना, अपने r/2 का वो हो गया ना। हाँ 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 हाँ। भाई तो देखो, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का वो क्या करो ना, ट्राई क्या करो, ताकि हम बड़े बड़े टर्म्स हमको लिखने ना पड़े। तो सपोज इसको सपोज मैंने सर लिख दिया कैपिटल। सर इसका रो अलग क्यों नहीं है? क्या? अरे भाई, तुम्हारा जीरो कब बनेगा? जब एक के ऊपर एक जैसा रखोगे ना, नेगेटिव वाला। तो अगर उसका डेंसिटी अलग अलग हो गया माइनस में, तो उसका इफेक्टिवली अपना जीरो कैसे बनेगा? हाँ ठीक है ना? तो दोनों का जो अपना डेंसिटी भी सेम होना पड़ेगा ना, यूनिफॉर्म, एक का प्लस एक का माइनस। हाँ सर। ओके, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? इसका ब्लू वाले का r/2। अबे 0 0। सॉरी, सेंटर पे ये सेंटर तो, पे। इसका तो ओरिजिन पे रहेगा ना, इसका हाँ कहाँ पे आएगा? इसके सेंटर पे। इसके सेंटर पे। सर देखो, r/2, 0 उसका सेंटर Yes. कहाँ पे है? उसका सेंटर यहाँ पे है। उसका सेंटर है r/2, 0, 0। सपोज अपना उस टाइप का ऑब्जेक्ट है ना, 3D ऑब्जेक्ट है। तो ये लो, हमने एक और कोऑर्डिनेट लगा दिया। तो बेसिकली हमको एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है ना, बाकी तो हमको पता है जीरो ही होने वाले हैं, दोनों ही जीरो हैं। तो अब लगा दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1, तो मैंने लिखा m इंटू 0 माइनस m/8 इंटू r/2 अपॉन m माइनस m/8। अब देखो, अगर इस वाले टर्म के अंदर तुम वो 4/3 पाई r क्यूब रखते तो एक्सप्रेशन कितना गंदा सा हो जाता, कैलकुलेशन के मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सो हमने उनको सिंबॉलिकली कर दिया, क्योंकि मास तो अल्टीमेटली कैंसिल होने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? -mr/16, और ये कितना बन जाएगा? 7m/8। तो m से m गया तो क्या बन जाएगा? -r/14। हाँ बताओ, किस किस का आया -r/14? मेरा सर है। मेरा सर आया मेरा था। आया। हाँ, मेरा 3 4 बच्चों के आवाजें आई थी भाई सुनने। तो ऐसे ऐसे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब तो स्फेयर में से कौन को हटा दूं, कौन में से स्फेयर को हटा दूं, हाँ सब कर दोगे, है ना भाई? कोई दिक्कत ही नहीं है ना? क्या है? अरे बताओ, अगर है तो मैं एक दो क्वेश्चन लेके सर और करवा दूंगा। हाँ सर और एक क्वेश्चन दो ना। चलो ठीक है। देखो, हमेशा आंसर इतना अच्छा भी नहीं आएगा। जैसे सपोज हमारे पास में एक स्क्वायर शीट थी, ठीक है। ये स्क्वायर शीट थी, इसका साइड दिया हुआ है 2r, राइट? हाँ भाई, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सर ज्योमेट्रिक सेंटर पे। सेंटर पे। ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ये लो, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा खुरपेच किया। मैंने इसी के, ये जो शीट थी ना, इसमें से एक ये निकाला, डिस्क निकाला, जिसका रेडियस था r। तो इसका ये क्या बन जाएगा अपना डायमीटर बन जाएगा ना? हाँ हाँ यस। और इसको यहां से निकाल के और मैंने इसको यहां रख दिया इस तरफ।
मतलब कि अब जो हमारा मास है पूरा वो इतने में है, ये वाले में। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ये हमारी वो लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये अपना ओरिजिन था, तो ओरिजिन तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास में ओरिजिन है। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मैंने उसको पलट दिया, उस तरफ कर दिया। सर ये क्वेश्चन मतलब उसको बस पलट दिया है, अंदर कुछ नहीं रखा और वहां पे रखा। हाँ हाँ भाई, इतना मैंने ना काटा और उसको उधर रख दिया। तो अब बताओ कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास? सर कटा हुआ पार्ट बाहर निकाला। हाँ 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 भाई, पहले मैंने एक काम किया कि एक उसको आपने काट दिया ना, डिस्क बना दिया, सेमी डिस्क जो होता है ना, आधा डिस्क, और उसको बाजू में रख दिया ऐसे। अब हमारी मर्जी, उसको यहाँ रखना है वहां रखूं कहीं भी रखूं। तो एक बार मैंने यहाँ रख दिया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सर हाँ बेटा सर मुझे छोटा सा डाउट था। सर बोलो। अगर हम ऑब्जेक्ट में से मतलब आपने वो छोटा सा पार्ट निकाल दिया, तो जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो जिस ऑब्जेक्ट में से निकाले उसको फुल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे? नहीं नहीं, उसको मैंने पहले भरा ना, जैसे जैसे ऊपर वाले में मेरे स्फेयर सर के अंदर ऊपर वो वाले जगह में। खाली थी, तो पहले उतना ही मैंने उसको प्लस से भर दिया। तो बाजू में मैंने रखा ना, रेड वाला भी रखा मैंने, और नेगेटिव। मतलब इन दोनों का इफेक्टिव क्या ऊपर वाला है। ओके ओके सर। हाँ, तो मैं यस। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा भर दूंगा। अगर भरूंगा तो उसी के इक्विवेलेंट का जो नेगेटिव मास है उसको मुझे साइड में रखना पड़ेगा, तभी तो इफेक्टिव सेम आएगा।
सर r/3 है क्या? बेटा इसका आंसर इतना अच्छा नहीं आएगा, पाई वाई के फैक्टर आएंगे ना, डिस्क वही का सर, सेंटर ऑफ, बहुत कचरा है आंसर। हाँ इसके आंसर इतने अच्छे नहीं आने वाले। सर कट होगा मेरा पाई। हाँ बेटा तुम्हारा सब कुछ कट हो जाता है। करो करो मेहनत करो भाई, हमेशा एग्जाम कोई अपने एग्जाम के क्वेश्चन अच्छे अच्छे थोड़ी आएंगे। सर 2,0 आ रहा है। हैं सर मेरा भी कैंसिल आउट हो जा रहा है सर। क्या हो रहा इसका है, तो क्या आर कैंसिल के आउट? टर्म्स में भी नहीं आ रहा है सर। अभी आर तो आना ही पड़ेगा। ओके सर r³ चलो, 6 तो आ गया। अपन उस आर क्यूब कैसे आएगा, डायमेंशन ही गलत हो गया ना। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। तो तुम्हारे सर। आंसर में डिस्टेंस का क्यूब, देखो चलो ठीक है इसको करते हैं। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को मैंने ऐसे बनाया। एक मेरे पास में स्क्वायर शीट पूरी कंप्लीट, राइट है ना भाई। फिर ये जो है हाँ दिख रहा है सबको? यस सर। ओके फिर मेरे पास में एक ये है, ये मेरे पास में एक है डिस्क, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दूंगा तो मेरा आधा पार्ट बन गया। हाँ और फिर यस मेरे सर। पास में उसके बाद में एक और स्ट्रक्चर है, वो ऐसे वाला, इसका मास भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है ओके ये लो, इसका क्या आएगा, इसको सपोज मैंने बोल दिया m1, तो क्या आएगा इसका मास, सिग्मा इनटू, सर सिग्मा इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, सिग्मा 4 सिग्मा r स्क्वायर, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, सर 0,0 यहाँ पे ना, ओरिजिन ले सकते हो। 0,0। हाँ भाई सब लोग एग्री हो? हाँ हाँ अरे एग्री हो कि नहीं बताओ, यहाँ तक किसी को Yes, sir. प्रॉब्लम? हाँ सर। एनीवन, कोई भी, किसी को भी दिक्कत हो तो बोल देना भाई फटाफट। ये कहते हैं इसको, ये बोल दिया रेड वाले को नेगेटिव वाला, ठीक है। अब उसको लिखते हैं रेड वाले को। मास कितना है रेड वाले का, हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये है माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्मा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, कहाँ पे होता है, -4r/3। देखो वो यहां से कितना दूर होता है, 3r बाई, सर 4r by 4r/3 4r बाई 3 पाई। तो लेकिन सर तो उसका r माइनस 4r by 3 पाई हो जाएगा। तो उसका एक्चुअल में कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, r माइनस 4r बाई 3 पाई, राइट। यस सर। ओके अब इसकी बात करते हैं थर्ड वाले, जो अपना ये बच गया पीस। इसका मास कितना आएगा, इसका मास पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव पाई r बाई स्क्वायर बाय 2 इंटू इंटू सिग्मा। सिग्मा। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, सर r प्लस 4r by 3 पाई। ये देखो ना, यहाँ कहीं होगा ना, तो वो हो जाएगा r प्लस 4r बाई 3 पाई। और सबका मतलब एक एक कोऑर्डिनेट ही हमारे काम का है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ही काम का है, वाई कोऑर्डिनेट तो हमको पता है 0 होने वाला है। अब लगाओ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। लगाओ चलो, कैलकुलेट करो, 4 सिग्मा r स्क्वायर इंटू कोऑर्डिनेट क्या है, सर 0, r/3 आ गया। ओके माइनस
पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्मा इंटू कोऑर्डिनेट क्या है r माइनस 4r बाई 3 पाई, ठीक है। ओके, फिर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 सिग्मा, कोऑर्डिनेट क्या है r प्लस 4r बाई 3 पाई अपॉन टोटल मास कितना है भाई, ये देखो ये मास और ये मास तो कैसे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो खत्म हो जाएंगे, तो टोटल मास हमारे पास में यही बचेगा 4 सिग्मा आर स्क्वायर। अब बताओ भाई क्या रहा आंसर, सर r/3 आ रहा है। कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, वहां पे देखोगे तो पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी उसके अंदर, जो दूसरी चीज है इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई यस सर, r/3 सिग्मा इंटू 4r बाई 3 पाई, इसको इंटू कर दूंगा 2 से अपॉन 4r स्क्वायर। ओके, क्या कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब r हो गया, तो बस मुझे वो नंबर्स देखने हैं, नंबर्स में क्या आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो r/3, ठीक है। तो अच्छा आंसर आ गया, क्योंकि वो जो थी ना डिस्क उसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया। तो मैं कहूंगा कि इस वाला ये जो है ना सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा r/3 पे। सर सर इसमें हाँ बेटा। सेम जगह पे क्यों नहीं माना उसको? किसको? सर वो नेगेटिव मास के पॉजिटिव वाले पार्ट को। नेगेटिव मास तो माना ही है ना, देखो मैंने यहाँ से हटाया था, देखो डायग्राम में यहाँ से हटाया था ना ये, हाँ तो इसका तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, तो देखो ना इस वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को, उसका कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे तो लिया है, उसका कोऑर्डिनेट देखो ना कहाँ पे है। हाँ सर, ओके सर, हाँ समझा। हाँ भाई, जो हमारा नेगेटिव वाला जो है डिस्क, सर उसका मतलब फिर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाला वो तो बाहर है, तो उसमें तो r प्लस ही आएगा ना। मतलब स्क्वायर में पहले अज्यूम करके और निकाल लिया, फिर हाँ यस यस, इसका नेगेटिव आ वाला जाएगा फिर 3। हाफ तो डिस्क का। ये देखो इसका कहाँ पे आएगा 4r बाई 3 पाई, ये यहाँ से 4r बाई 3 पाई, तो उसका एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, r माइनस 4 बाई 3 पाई, उसका r प्लस 4r बाई 3 पाई। ठीक है, हाँ तो बताओ मैं अब कर लोगे? सर हाँ बेटा। सर आपने वो फुल शीट कंसिडर किया है, तो उसमें वो अगर हम लोगों ने वो नेगेटिव वाला जो आपने डिस्क बनाया रेड में वो ऐड किया तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, मतलब क्योंकि हमने नहीं 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 ऑलरेडी नहीं पहले नहीं नहीं, हमारे पास कंप्लीट है ही नहीं, ये तो बस उसके तुमको बदले अपने में दिखाने स्क्वायर के में भी लिए थे। ऐड किया ना। ये देखो ना, देखो स्क्वायर हमारे में पास जो एक्चुअल जो डायग्राम है वो ये है, ये वाला ये है, मतलब वो खाली जगह है मेरे पास में। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा, देखो ये और ये, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये वाला पार्ट, ये बस इतना पार्ट बनेगा, राइट, क्योंकि अपने एक के ऊपर एक रख दूंगा ना। हाँ सर सर मतलब पहले बस कटआउट वाले का निकाला, फिर उसके बाद Yes. दूसरे ऑब्जेक्ट का निकाला। और फंडा फिर ये है कि जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं, उन सबको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे जैसे सबको पॉइंट मास में कन्वर्ट करते जाओगे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि हमको डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला हमको पता है, ये वाला m1 x1 m2 x2, तो हमारा पर्पस ही वही है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, हाँ भाई। यस यस सर। यस, तो जो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने वाली चीजें हैं, चाहे वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में हो या कंपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट हो या फिर सुपरपोजिशन लगाना हो, हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हमको आ गया है। वी कैन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास इन एनी सिनेरियो। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के बाद में करना क्या है उसका। तो तुमको याद हो हमने कुछ चीजें की थी, यस सर, हमने किया था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किया था m1 v1 एक्सेलरेशन
m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही हमने किया था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होता है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता था कि टोटल उसका का मोमेंटम है ना शुड बी इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो लिख सकते हो, अरे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 क्या बन जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम। और इसके यहाँ पे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में टोटल मास, तो टोटल मास को अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे करूं तो ये क्या होता है, मतलब m1 क्या होता है m1 a1 प्लस m2 a2। m1 a1 क्या हुआ, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स। वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो मतलब कि F एक्सटर्नल, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स होते हैं उनका समेशन कितना होता है 0। वो तुमको बताया था ना कि अब सिस्टम अज्यूम करते हैं भाई एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, अगर तुमने पूरे को सिस्टम में ले लिया तो उसका समेशन 0। तो ये बन जाएगा F एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। इसके अंदर कोई डाउट इन दोनों इक्वेशंस में? नो। अब देखते हैं इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, सपोज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास हमारा स्टेशनरी, राइट। और अगर मैं बोल दूं कि एफ नेट भी क्या है 0, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास हैज 0 एक्सेलरेशन। तो अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी 0 है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 है, तो क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं भाई, अगर किसी भी पॉइंट का उसका वेलोसिटी 0 है और उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, in the absence of external force any object would like to retain its State of original motion. state। तो हम बोलेंगे इन दोनों इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। अब देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पार्टिकल स्टेशनरी हैं? No, जरूरी नहीं है। नहीं, हो सकता है कि नेट हमको 0 बोला है कि सबका वेक्टर एडिशन 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे सारे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ एक, solar system. है ना, रोटेटिंग सपोज एक हमारे पास मास रखा हुआ है m1, इसको स्प्रिंग लगा रखी है, इसको मैंने बोल दिया m2, ठीक है। और स्प्रिंग जो है ना कंप्रेस स्टेट में है, स्प्रिंग यहां पे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड बाय x0, ठीक है। अब अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कहां की तरफ फोर्स लगाएगी, हाँ बाहर की तरफ लगाएगी। इसके ऊपर कहां फोर्स लगेगा, यहाँ की तरफ। इसके ऊपर कहां फोर्स लगेगा, यहाँ की तरफ। इसके ऊपर भी kx, इसके ऊपर भी kx। अगर मैं इन सब को सिस्टम अज्यूम कर लूं, लेट m1 m2 एंड स्प्रिंग होल इस सिस्टम, तो बताओ क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। स्प्रिंग तो इंटरनल बन गया। तो हम कह सकते हैं कि, तो हम बोलेंगे कि F एक्सटर्नल कितना हो गया 0। ओके,
इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी 0। ओके, अब मुझे इनिशियली बताओ इसका वेलोसिटी कितना है इनिशियली? अपना m2 का 0, इसका कितना है m1 का 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? 0, राइट? हाँ भाई, मानते हो? अब मुझे बताओ, हाँ। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होएगा? नहीं, नहीं। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये दोनों ब्लॉक तो इधर उधर जाएंगे, है ना? हाँ। यस। तो मुझे बताओ, जब स्प्रिंग फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 and m2 when spring comes to natural length. सर ओरिजिन क्या लिया? भाई और हमारी मर्जी है, किसी को ले लो ओरिजिन, अच्छा ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम कैसे करते हैं? उसने बोला है कि पहले जो स्टेट था वो कैसा था? अरे कहाँ गया? पहले हमारे पास में स्टेट ऐसी थी कि ये यहाँ पे रखा हुआ है m1, ये यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे रखा हुआ है m2। अभी स्प्रिंग कैसा है? कंप्रेस्ड है। ओके, सपोज जब ये नेचुरल लेंथ में आए तो यहाँ पे m2 आ गया, यहाँ पर m1 आ गया, ठीक है? ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। तो सपोज ये सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2, तो x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए? x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू x0, बिकॉज स्प्रिंग को मैंने x0 अमाउंट से कंप्रेस किया हुआ था। अब मुझे एक और चीज पता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0, है ना भाई? तो मैं लिख सकता हूं ना कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ना, ये है डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 ये जैसे लिखते हो ना वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? अरे जो सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन थी उसको अपने डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। हाँ सर। ओके, अब देखो, अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो यहाँ वाली डायरेक्शन कैसी आएगी? नेगेटिव। तो अगर m2 का डिस्प्लेसमेंट, अरे उसको x2 बोल दो, उधर m2 लिया है ना, अगर m2 का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो मतलब m1 का डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? नेगेटिव। उसको अपोजिट में जाना पड़ेगा ना, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 0 इक्वल टू m2 x2 माइनस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब क्या हुआ? m1 x1 इक्वल टू m2 x2। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, हमारे पास वेरिएबल भी दो हैं, फाइंड आउट कर लोगे व्हाट इज द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस। हाँ भाई, हाँ सर। यस। तो हमारे पास में x1 x2 आ जाएंगे। तो हमारे पास में x1 आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x0, और x2 आएगा, अगर मैं x2 लिख रहा हूं तो मैं x1 वाले का मास m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x0। सेक्शन फॉर्मूला ही है ये भी। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। ओके यस हाँ भाई, सर वो लाइंस कहाँ से, मतलब x1 x2 कौन से एक्सेस से लिया है आपने? नहीं वो तो नहीं, उनके ओरिजिनल पोजीशन है ना, ऊपर वाले ओरिजिनल अच्छा। पोजीशन से, कि ओरिजिनल पोजीशन से तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने अज्यूम किया कि m1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में गया है x1, और m2 जो है वो राइट हैंड साइड में गया है x2।
तो ये तो मुझे पता है कि x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू x0, क्योंकि हाँ सर। स्प्रिंग को मैंने x0 अमाउंट से कंप्रेस किया था। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज टू बी 0 बिकॉज देयर इज नो फोर्स एंड सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज आल्सो 0। तो अगर किसी पॉइंट का वेलोसिटी भी 0 है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। यस सर, इसको ऐसे भी मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते थे ना, मतलब हर नहीं, पॉइंट नहीं, पे मोमेंट वो ऑफ मास सेंटर, दोनों का इक्वल रहेगा। यस यस, तो वो चीजें यही तो है। ये देखो ना, इस वाली इक्वेशन को देखो, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंट ऑफ मास हैज टू बी 0। यस सर। तो हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ सर, अगर वो ब्लॉक में एक ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन लगा तो क्या सर, अगर वो दोनों ब्लॉक में एक ही मैग्नीट्यूड का करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे उसको करेंगे, रुको रुको, उसको भी करेंगे। अभी हम कर रहे हैं अपने इस केस को कि हमारे पास में रिजल्टेंट फोर्स भी 0 है, ठीक है। फिर हम बाद में करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स है, तो उस केस में फिर वो तुम्हारा फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो, जैसे सपोज एक हमारे पास में प्लैंक है जिसको मैंने स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, एक प्लैंक, इसका लेंथ है L, इसका मास है कैपिटल M, और ये स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है, इसका मास है M, ठीक है। अब इस मैन को चलना है इसके ऊपर, तो पहली बात तो क्या मैन बिना फ्रिक्शन के चल सकता है? नो, नहीं, कैसे चलेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है। तो सपोज इनके बीच में फ्रिक्शन है, मैन उस प्लैंक पे चल रहा है, तो मैन अगर प्लैंक पे चल रहा है तो मैन के फीट पे फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? आगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो हमारे प्लैंक पे कहाँ लगेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो और हमारा जो ग्राउंड है वो स्मूथ है, ठीक है। तो मैंने बोला इसके ऊपर फोर्स आगे लगा, इसके ऊपर फोर्स पीछे लगा। लेकिन अगर मैं मैन प्लस एम को एन सिस्टम बोल दूं, तो बताओ क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? वो तो इंटरनल हो गया ना। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो वो तो 0 बन गया। तो मैं बोलूंगा कि एफ नेट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तुम्हारा प्लैंक भी स्टेशनरी है, तुम्हारा मैन भी स्टेशनरी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0। अब बताओ, तुम्हारा वेलोसिटी भी 0 है, तुम्हारा एक्सेलरेशन भी 0 है, तो क्या मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट? सर एक मिनट, वेलोसिटी कैसे 0 हुआ? हाँ सर, वेलोसिटी कैसे? सर, और हम सिर्फ इनिशियल की बात क्यों कर रहे हैं? अरे तो इनिशियली तुम बताओ ना कि क्या इनिशियली तुम्हारा मैन भी स्टेशनरी है, प्लैंक भी स्टेशनरी है? हाँ। दोनों स्टेशनरी अच्छा, है, तो सेंटर ऑफ इनिशियली। मास का वेलोसिटी कितना है? सर, तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। हाँ हाँ, मुझे बताओ कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना था? 0। 0, ठीक और है। एक्सेलरेशन भी 0। ओके, समझा। एक्सेलरेशन भी 0 है। तो क्या अब मुझे बताओ कि लाइफ टाइम अगर मैं 5 दिन बाद भी देखूंगा तो क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो चाहे तुम आज देखो, चाहे तुम कल देखो, या तुम परसों देखो, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब मुझसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन मैन रीचेस द अदर एंड। ये हमें फाइंड करना है कि जब ये मैन, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोला P, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q, जब मैन तुम्हारा Q पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो सेंटर ऑफ तो तुम्हारा प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? निकाल लोगे?
ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो। सर माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू लेंथ PQ। ओके, सर बाकी थोड़ा लोग। सा स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ, क्या करूं? स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप, ओके। सही है। ओके। तो देखो, सबसे पहले हमको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। अब तुमको इतना तो पता लग गया ना कि मैन आगे जाएगा तो प्लैंक पीछे आएगा, राइट? हाँ सर। ओके, तो मैं काम करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। पहले मैंने बनाया ये और फिर मैंने बनाया ये, ताकि मुझे सब कुछ दिखता रहे क्या चल रहा है। तो पहले सपोज यहाँ था प्लैंक, मैन था यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बना दिया, लाइन बना दी, एक ऐसी लाइन बना दी। मैन अगर आगे जाएगा तो प्लैंक कहां जाएगा? पीछे। तो फाइनल स्टेट में क्या हुआ? फाइनल स्टेट के अंदर प्लैंक यहां आ गया, तो प्लैंक का जो आखिरी कॉर्नर है वो यहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, बिकॉज लेंथ ऑफ द प्लैंक इज कांस्टेंट। अब हमारा मैन यहाँ पहुंच गया है ना, यहाँ पे। तो क्या हमारा मैन उसके अब दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गया? हाँ यस। हाँ क्या पहुंच गया। उसने एल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया? नहीं, एक नहीं। मिनट, नहीं नहीं, क्योंकि मैं तो जा ही रहा था, लेकिन प्लैंक भी पीछे आ रहा था ना। रिलेटिव डिस्टेंस मैंने रिलेटिव कितना ट्रेवल मोशन किया है है? यहाँ पे। हाँ, तो देखो अगर सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस है x1 और यहां से यहां का डिस्टेंस है x2, तो आई कैन राइट कि x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए? L, टोटल लेंथ ऑफ द प्लैंक। एंड अगर मैं बोलता हूं कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0। तो देखो, अगर मैन के डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेता हूं मैं, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव ना, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? m, इसका मास स्मॉल m, इसका कैपिटल M, तो स्मॉल m इंटू x1 माइनस कैपिटल M इंटू x2 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो क्या बन जाएगा? स्मॉल m x1 इक्वल टू कैपिटल M x2। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं। कर लोगे आप? हाँ भाई। यस सर। यस। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, तो मैंने उसको x2 बोला था ना, तो दैट विल कम आउट टू बी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इनटू L। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। तो इसको हम बोल दोगे लेफ्ट साइड में। अगर मैन तुम्हारा राइट में जा रहा है तो द प्लैंक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है। अब देखो, मैं तुमको कुछ होमवर्क देता हूँ, और भाई इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है ये, और थोड़ी सी कहते हैं कंफ्यूजिंग भी है। एससीवी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं,
मैं तुमको नंबर भी बता देता हूँ, मेरे पास है अभी SCV। सर बाकी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करने का? अरे बाकी तो करने ही हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि वो तो करने ही करने हैं, चाहे खाना छोड़ना पड़े उसके लिए, तो है ना। बाकी तो तुमको स्टार्ट कर देना है पूरा मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन। कहाँ गया सेंटर ऑफ मास, ये रहे। तो अब तुमको होमवर्क देता हूँ, SCV का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार बाद में करना, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो तुम 17 14 तक कर लेना। SCV का जो एक्सरसाइज है 1 to 14, ये तो कल होने चाहिए सारे। इसके अंदर बस यही है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना है, और वो है ये इसी टाइप वाले। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर मेरे वाली बुक में तो है पेज नंबर 159 एंड 160, 159 एंड 160 पे है। 14 क्वेश्चन तो हो सकते हैं एक दिन में यार, है ना। कल भी है ना अपना क्लास? हाँ हाँ, तो कल तक है 14 क्वेश्चन चाहिए, तो आज रात को ही कर लेना, ठीक ओके है। सर। बाकी सर ये कल अच्छे मिलते से हैं। नहीं समझा सर, पिछला वाला क्वेश्चन बहुत कौन सा? कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये देखो भाई, अगर मैन को आगे जाना है तो कोई ना कोई तो फोर्स होना चाहिए जो कि उसको आगे लेके जाएगा। अगर मैं तुमको आइस के ऊपर खड़ा कर दूं तो क्या तुम आगे जा पाओगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फ्रिक्शन ही नहीं है। ओके, तो मतलब कि अगर मैन प्लैंक पे चल रहा है तो मैन के फीट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। एग्रीड? सर ओके, तो मैन के फीट पे अगर फॉरवर्ड लग रहा है तो प्लैंक पे कहां लगेगा? बैकवर्ड। है ना। ग्राउंड हमारा स्मूथ है, तो मैन अगर आगे जा रहा है तो हमारा प्लैंक कहां जाएगा? पीछे। पीछे, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे। तो ये देखो, ये मैंने पहले बनाया इनिशियल केस फिर फाइनल केस। फाइनल केस में मैन जब दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया क्यू पे, तो उतनी देर के अंदर प्लैंक हमारा पीछे आएगा ना, हाँ क्योंकि सर। उसके ऊपर तो फोर्स पीछे लग रहा है। अब मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0, 0। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। तो सपोज मैन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया x1, तो मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगा? m इंटू x1, और जो पीछे की तरफ जो थी डायरेक्शन उसको मैंने बोल दिया नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल M इंटू माइनस x2। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। सर तो उसका लेकिन क्या होना? x2 तो सेंटर ऑफ मास से होगा ना, तो कैपिटल M पूरा ले लिया। अरे तो कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ही मूव हो गया तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो उतना ही मूव होगा ना। जैसे तुम हो, तुम अगर पनवेल से चल के खारगर आ गए तो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास था उसने कितना मूव किया पनवेल से खारगर। भाई? हाँ क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे जो पॉइंट हैं उनका डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो हो रहा है, क्योंकि पूरा प्लैंक एक साथ ही आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आधा टूट गया। फिक्स बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है वो, इसलिए। तो सर कैपिटल बट M जो चीज, हाँ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो 0 था ना। हाँ, तो वो मैंने किया ना सिस्टम के 0। सेंटर ऑफ मास का था। अच्छा सिस्टम, हाँ ओके सर। हाँ भाई M1 पे तो फोर्स लग रहा है ना, तो M1 का डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 होगा? पूरे सिस्टम पे फोर्स 0 लग रहा है, तो इसलिए मैंने बोला पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इज 0। हाँ सर इसलिए समझा सर। 2 को कर दिया, फिर मैंने इक्वेशन बना दी दोनों की। ओके, यस सर, थैंक यू। चलो 14 क्वेश्चन, ठीक है। इतना कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से 1 घंटा लगाओगे 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे। पर क्वेश्चन 4 मिनट यार बहुत होता है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। Thank you, सी यू sir. टुमारो। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, बाय। sir.